नमस्कार सभी साथी लोगों को। आपका ये जो टेस्ट नंबर 4 जो अपनी टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका टेस्ट नंबर 4 हुआ था। और ये कब हुआ था भाई? ये आपका कल हुआ था, यानी 10 दिसंबर को हुआ था। तो कल मैंने चाहा कि मैं लाइव क्लास के माध्यम से करवा पाऊँ, तो मैंने डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कि लाइव हो नहीं पा रही किसी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। और आज भी मैंने ट्राई किया लेकिन वो इशू दूर नहीं हो पाया। तो फिर सोचा कि मैं आज अभी रिकॉर्डेड करके अब आपके सामने क्लास ये डाल रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन है। 350 क्वेश्चन का टारगेट ये है अपना कि यहां से आपके पेपर का क्वेश्चन निकल जाए बस। और ये जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, ये नाम मात्र शुल्क है जिसका 50 रुपए। ठीक है, जिसके अंदर आपको टॉप कितने 10 टेस्ट मिल रहे हैं, टॉप 10 टेस्ट। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके टेस्ट सीरीज टेस्ट दिए जाते हैं और आप अच्छे से बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से टेस्ट देते हैं। अब बात करते हैं व्याख्या की। यदि आप इस टेस्ट की व्याख्या मेरे से अभी देख रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, तो कहीं उतावलापन नहीं करें। ठीक है, मैं किसी प्रकार से क्लास के बीच में या क्लास के बाद या क्लास से पहले कोई अनर्गल बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन व्याख्या करवाऊंगा तो व्याख्या करवाऊंगा। समय लग रहा है, समय लगने का मतलब ये है कि कोई चीज आपको बता रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो इधर उधर भागने का प्रयास मत करें, ठीक है ना। पढ़ना है, क्लास को अच्छे से देखना है तो जुड़े, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर, हम तो क्लास देखने सिर्फ चेक करने आए हैं, क्लास चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये यूट्यूब की दुनिया है। यदि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ने आए हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अच्छे से आप सीखने आए हैं, कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, तो मैं आपको ये 1 से लेकर 10 तक जब टेस्ट में आपको करवाऊंगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो 1 से 10 तक टेस्ट है, ये आपके बेहद बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो परीक्षा के अंदर आपको बहुत अच्छे पर्सन दे के जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। आइए, दूसरी बात, कल ही मैंने टेलीग्राम के अंदर एक न्यूज़ डाली थी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य और करने जा रहे हैं। वो अच्छा कार्य क्या है कि स्पेशल लेवल 2 ग्रेड 3, ठीक है, इसके जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उन सब की एक ही क्लास यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी। एक ही क्लास यानी एक टॉपिक की एक क्लास, एक टॉपिक की एक क्लास। इसका मतलब टोटल आप मान के चले कि मैं आपको 15 क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, 15 क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना। ठीक है, तो कल आपकी नंबर सिस्टम की क्लास यूट्यूब पे मैराथन क्लास अपलोड होगी, तो लगभग 3 घंटे की रहेगी। 3 घंटे की यानी 180 एक मिनट की रहेगी, जिसके अंदर आपको लगभग 103 या 4 क्वेश्चन के लगभग आसपास आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। फटाफट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन बस। ठीक, चलो आगे आओ, तो इस टेस्ट के 1 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये रहा, एप्लीकेशन में आपने टेस्ट दिया है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब ये 4 अंकों की, अब 4 अंकों की यदि सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए बोले तो एक लगाओ आगे, 1 2 3 4 जीरो लगा दी तो 5 हो गई। और बड़ी से बड़ी यदि आपसे कभी संख्या बनानी हो, क्या बनानी हो, बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपको बनानी हो, तो आप क्या लिखते हैं, नो 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 नो, इस तरीके से करते जाओ। ठीक है, और ये क्या होती है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, एक लगा के फिर आगे जीरो लगाते जाओ। और बड़ी से बड़ी का मतलब ये है कि आप इस तरीके से नो 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 लिख, ये आपको कह रहा है 16, 20 और 24, तो आप इनका क्या निकालोगे, आप इनका एलसीएम निकाल लो। 16, 20, 24 का अलग अलग भाग देने की बजाय क्या करें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 24 2 48 होता है, 24 3 72 होता है, 24 5 120 में ये नहीं जाएगा, 240 आएगा आपका एलसीएम। 240 एलसीएम आ गया। अब आप देखते हैं कि 240 का किस मिश्री में भाग जाता है भाई, जीरो जीरो लास्ट में आ रहा है, जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 24 का भाग देंगे। अब 24 की कोई बड़ी बात तो है नहीं, भाग देंगे। 24 4 96, 5 बजे 56 बच गया, ये नहीं जाएगा। 24 4 96, तो 8 4 12 120। ठीक है, तो 24 4 96, 8 4 12 120, ये जरूर विभाजित हो रही है। लेकिन सबसे छोटी से छोटी,
तो यहाँ यदि छोटी से छोटी देखते हैं ना, तो ये 10,060 है, ये 10,080 है, ये 10,800 है, ये 10,160 है। तो सबसे पहले ये ट्राई करो, छोटी छोटी देखनी है। तो 10,060 के अंदर भाग दें, 24,496, 4 बचा 46, इसमें भाग नहीं गए। फिर इसमें ट्राई करो, 24,496, 4 बच गया 48, 24 2 48, तो आपका आंसर ये हो गया। अब भाग तो इसमें भी जाता है, लेकिन इससे छोटी संख्या आपकी कौन सी है? 10,080। तो आपका राइट आंसर एक के अंदर क्या रहेगा? 4 रहेगा। कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? ठीक है, आपको एक बात बताई थी मैंने कि आप जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। इसके बारे में बताया था, सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें दो प्रकार की संख्याएं में अपन क्लासिफिकेशन किया। क्या किया कि एक तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, कौन से? रियल नंबर। और एक अपन ने कहा काल्पनिक संख्याएं। तो ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं नहीं है। क्या कह रहा है? वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है? काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस और कोई संख्या आ जाए, वो हमेशा हमेशा क्या रहेगी? काल्पनिक संख्या रहेगी। तो आपने कहा गुरुजी ये रहा। ठीक है, चलो आगे। अब कोई इसमें परिमेय है, कोई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैंने दो तरीके से आपको विभाजित करके बताया। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है जो बुक के फर्स्ट टेबल के ऊपर है, तो फर्स्ट पेज के ऊपर टेबल बनी हुई, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो चलो आगे। दो के अंदर आपका राइट ऑप्शन रहेगा दो। चलो आइए। एक बॉक्स में टॉफी की 3 कतारें हैं। पहली कतार में दूसरी कतार से 60% अधिक टॉफी है, और तीसरी कतार में दूसरी से 40% कम है। इसका मतलब देखो, पहली कतार, दूसरी कतार और तीसरी कतार। इसमें पहली लाइन में कह रहा है पहली कतार में दूसरी से अधिक है, और तीसरी कतार में कह रहा है दूसरी से। इसका मतलब दूसरी को फिर 100 मान लो आप। ठीक है, अब देखो पहली कतार में दूसरी 60% अधिक है, 100 से 60% अधिक होगी तो बोलो क्या होगी? 160। तीसरी कतार में दूसरी 40% कम है, तो बोलो कितनी होगी? 40% कम यानी 60। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से करते हैं कैंसिल आउट। 1 0 1 0 1 0। 2 से काटा 8 2 16, 2 से काटा 5 2 10, 2 से काटा 3 2 6। ऐसे ही कटेगा। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है टॉफियों की कुल संख्या 96 है। अपन कहते हैं 8 5 13 और 3 टोटल कितनी है? टोटल कितनी है भाई? टोटल 16। 16 बराबर ये कह रहा है कि टोटल 96, तो एक बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब आपको कह रहा है तीसरी कतार में, किसमें कह रहा है? तीसरी कतार में आपसे कह रहा है, यानी तीसरी कतार में 3 है। एक की वैल्यू कितनी? 6, तो 3 इंटू 6 बराबर 18। इसमें पूछते 6 5 30, इसमें 8 6 48। आंसर आपका हो गया 3 के अंदर एक नंबर विकल्प आपका राइट रहेगा। चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, बी का ए प्रतिशत। बी का ए प्रतिशत यानी बी का ए प्रतिशत ऐसे ही लिखते हैं, ए बटे 100% हटा दिया। फिर कह रहा है ए का बी प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत का अंतर। तो भाई ए बी बटा 100 और ए बी बटा 100 अंतर क्या आएगा? 0। तो ये रहा आपका। 4 में क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब ये 90% में बेचता है। कितने में बेचता है? 90% में बेचता है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो? इसका मतलब ये कितने में बेचता है? 115% का आपसे पूछ रहा है। आपसे मान दिया है 90% का। 90% बराबर कितना हो गया? 1440। आप निकालेंगे 1%। 1% का मान निकालेंगे, 1440 बट्टे क्या लिखोगे? 90। 1 0 से 1 0 काट दिया। भाग देंगे, 9 1 9, 5 बचा 54, 9 6 54। 1% की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी? 16। आपको वैल्यू कितने की चाहिए? 115% की। तो भाई 115 इंटू क्या कर दोगे? 16। 16 5 80 का 0 आ गया, बचा 8। 16 एकम 16 और 8 24 का आ गया, 4 बचा 2। 16 एकम 16 2 1840 रुपए आपका राइट आंसर रहेगा। 5 में क्या रहेगा? 3 रहेगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि सोहन दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचने पर बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका आप कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट 1% की हानि होगी।
मैं मानता भी हूं ऐसे कर सकते हो, लेकिन देखो समान मूल्य पर बेचकर, मैं तरीका बताता हूं आपको, वैल्यू अलग अलग आए चाहे कोई भी आए, आपको ऐसे करना है कि जैसे सीपी लिखा और एक तरफ एसपी लिखा, भाई सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। पहली जो बकरी है उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाने का मतलब 1/10 यानी 10 के ऊपर 1 का लाभ, यानी 10 में खरीदा और बेच कितने में दिया, 11 में। दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो यानी दूसरी पे क्या किया उसने, 10 में खरीदा और 10 के ऊपर 1 का घाटा उठा के 9 में बेच दिया। ये बात यहां तक आपने लिख दी। अब देखना है, अब आपको क्या देखना है, ये कह रहा है समान मूल्य पर बेचकर, तो पहली को कितने में बेच रहा है, 11 में, दूसरी को कितने में बेच रहा है, 9 रुपए में। पहली को 10 में खरीद रहा है, दूसरी को 10 में खरीद। अब यदि समान मूल्य पर बेचकर, यानी ये समान करना है, अब मान लीजिए मैं कह देता कि समान मूल्य पर खरीद कर, तब यहां पे क्वेश्चन क्या, तब आंसर क्या होता, खरीद कर होता ना, तो देखो यही बनता कि 10 में खरीदा 11 में बेचा, दूसरी को 10 में खरीदा 9 में बेचा, भाई ऐसा ही होता। भाई यही तो कर रहा है, भाई क्रय मूल्य यानी खरीद कर दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, बराबर है ही, ठीक है। ये 20 हो गया भाई, दोनों का, पहले को 10 में खरीदा, दूसरी बकरी को 10 में खरीदा, पहली को 11 में बेचा, दूसरी को 9 में बेचा, 20। तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कब है, तब यह समान मूल्य पर खरीद कर होता। अब बेचने की बात कर रहा है। अब एक बात आओ, यहां आप कर विक्रय मूल्य बराबर करो, विक्रय मूल्य बराबर करने का मतलब इसको तो करना पड़ेगा 9 से गुणा, और इसको करना पड़ेगा 11 से गुणा, तो फिर क्या आएगा, 9 को इससे भी करो, 90 में खरीदा, 11 9 99 में बेचा, 11 × 10 110 में खरीदा, और 11 × 9 99 में बेचा। इसका मतलब यहाँ दोनों को कितने में खरीदा, 200 रुपए में, भाई एक को 90 में खरीद रहा है, एक को, ये दोनों का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, बराबर 98। 200 के ऊपर कितने रुपए का नुकसान, 2 रुपए का, 200 पर 9 का 2 रुपए का नुकसान है, तो 100 पर कितने का, 1 का, तो इसका मतलब 1% हानि आ गया ना। या फिर आप ऐसे कर देते भाई, 2 रुपए का, 200 पे नुकसान है, इंटू 100, 20 20 20 ऐसे कर देते, तो इसका मतलब आपका आंसर ये है, 3 नंबर। मैंने ये तरीका बताया, सबसे बेस्ट मेथड है ये, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सबसे बेस्ट मेथड। कुछ नहीं, सीपीएसपी दे रहा है, बराबर कर दो, कम ज्यादा कर रहा है, कम, 6 में 3 रहेगा। चलो आगे आओ, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या कर रहा है, 4:3। खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 3:2। प्रत्येक व्यक्ति की बचत प्रति माह है, प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए प्रति माह बचाता है। यहां देखो 4 रुपए आए, 3 खर्च कर दिया, बचा 1, 3 रुपए आए, 2 खर्च कर दिया, 1 रुपए, बराबर बचा रहा है, ठीक। इसका मतलब 1 के बराबर कितना है, 800 रुपए है। ये कह रहे तो उनकी मासिक आय का योग, भाई आय कितनी होगी, 4 और 3 7, इंटू 800, बराबर कितना, 56 रुपए, 56 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर विकल्प रहेगा। चलो आगे, चलो आओ, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 प्रकार की मैदा को 2:3 में मिलाता है, फिर इसे 22 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। कितने में बेचता है भैया, 22 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलाने के बाद बेचता है, ताकि उसे क्या होता है, 10% का लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाली मैदा का भाव 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो, तो अधिक मात्रा वाली मैदा का भाव बताओ। अब सुनो, मैं एलिगेशन मेथड से कर रहा हूं। देखो, एक तो आपको ये कहा गया कि 14 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कोई मात्रा है, ठीक है, भाई रुपए भाव करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो नीचे क्वांटिटी आती है, ऊपर यदि क्वांटिटी रखो तो नीचे मूल्य आता है। यहां दूसरा मूल्य याद करना है आपको, ठीक है, ये कम मात्रा वाला है, और ये क्या है, अधिक मात्रा वाला। और जैसे आप इस तरीके से करते हो भाई, घटाते हो कुछ ना कुछ, यहाँ क्या आती है, क्वांटिटी आती है, और ये क्वांटिटी क्या कर रहा है,
क्वांटिटी है 2:3 ये आता है। एक बात, अब जरा गौर से बातों को सुनना, क्या कह रहा है। 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तब वो कब 22 में बेचता है। इसका मतलब 10 के ऊपर एक का लाभ यानी 11, 11 बराबर 22, तो 11 बराबर 22, तो 11 2 22 और 10 2 20, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है 10 से 11, ये क्या करा है 22 में, तो 22 करेंगे, तो 11 2 22 10 2 20, यानी 22 में बेच, वही कह रहा है 22 में बेच रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर मूल्य कितना आ गया 20। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि 14 में से 20 घटाते तो यहाँ कितना आता है 6, जबकि ये कह रहा है 3, तो इसका मतलब इसका इंटू 2, तो यहाँ कितना आना चाहिए इंटू 2, 2 2 4। अब 20 यहाँ क्या लिखूं 24 से लिखूंगा, ताकि 24 में से 20 घटा दूंगा 4 आ जाएगा, तो अपना मूल्य क्या आ जाएगा 24 रुपये आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब यदि आप ये कहते हैं कि गुरुजी यहाँ आप अंतर लिखते हो, तो गुरुजी यहाँ तो 16 भी तो हो सकता था क्या, बात सोचने वाली है। ये आप कहते हो कि गुरुजी अंतर लिखते हो, जो 14 में से 20 घटाया। अब एक बात हो, यहाँ कोई आप 26 में से 20 थोड़ी घटा रहे हो, अब 14 में से 20 घटाकर 6 लिख रहे हो, तो गुरुजी यहाँ 16 में से 20 घटाकर भी 4 लिख सकते हैं, आपकी बात वाजिब भी है। लेकिन ये जो होता है मूल्य जो बीच में रखते हो, ये इन दोनों के बीच होना चाहिए। यदि आप यहाँ 14 लिख रहे हो, यहाँ 16 लिख दोगे, 14 और 16 के बीच 20 आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ 14 ये 16 नहीं हो सकता, यहाँ 14 है तो यहाँ 24 होगा, 14 और 24 के बीच में। अब ये नहीं करेक्ट कोई बीच में नहीं, इन दोनों के बीच वैल्यू ये आनी चाहिए बीच, तभी 20। तो आपका राइट आंसर 8 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट आराम से। अगला क्वेश्चन, सुधीर और संजय, सुधीर और संजय, सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है भाई, सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 अनुपात कब भाई 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो सीधी सी बात है, यदि मान लीजिए मैं इसको मान लूं 4x और इसको मान लूं 5x, और 5 वर्ष बाद ये हो रहा है अनुपात, तो ये लो हो गए क्वेश्चन। भाई 4x में भी 5 जोड़ दो और 5x में भी 5 जोड़ दो, तो बराबर 5/6। सोल्व कर लो, 6 4 24x आएगा, 6 इंटू 5 30 आएगा, बराबर 5x इंटू 5 कितना आएगा 25x आएगा, और 5 इंटू 5 25 आएगा। 24x को इसमें से घटाएंगे 25x में से x आएगा, इसको इसमें से घटा दो x बराबर 5, x बराबर 5। आपसे क्या कह रहा है सुधीर की वर्तमान आयु 5 इंटू 4 20 वर्ष। तो आपके 9 में अंदर क्या रहेगा, 9 में राइट आंसर क्या रह जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलो आगे आओ। अगला, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। देखो बड़ा आसान है, 6% आपकी रेट दी हुई है, क्या दी हुई है 6% रेट दी गई है, टाइम 5 वर्ष है, तो ब्याज क्या होगा, ब्याज होता है आरटी, तो 6% इंटू 5 ब्याज हो गया 30%। और मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100%। अरे भाई मूलधन क्या होता है 100%, इनका अंतर दे रहा है 100% और 30%। इनका अंतर कितना आया भाई, अंतर, अंतर ही तो कह रहा है, अंतर आ गया 70%, 70% बराबर कितना है ये कह रहा है 3500 है, 1% बराबर कितना आ जाएगा 50, 1% बराबर कितना आ गया 50। ये कह रहा है मूलधन कितना है, तो मूलधन अभी अभी बताया ना, मूलधन कितना होता है 100%, मूलधन 100% बराबर, तो 100 इंटू 50 बराबर 5,000 रुपया। ये आपका आंसर है। 10 में क्या होगा 3। चलो आगे आओ। एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कोई धनराशि है 100 रुपया, वो कितनी हो जाती है, मतलब मूलधन 100 रुपया है, वो कितना हो जाता है, ये कह रहा है सर 200 हो जाता है। ये 200 क्या है, अमाउंट, मिश्र धन है,
न कि ब्याज। क्यों? क्योंकि लिखा है साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, इसका मतलब वो राशि दुगनी हो रही है, मिश्र धन है। यदि ऐसा कहता कि यदि एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 वर्ष में दुगना हो जाता है तो यहाँ ये ब्याज होता है। ठीक है, अब एक बात आओ, आर टी, तो आर का तो अपने को ज्ञात करना है और टी दे रखा है 12 वर्ष, और आर टी बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। बिल्कुल होता है। आर टी बराबर आर, टी का मान कितना? 12। ब्याज कितना है? मूलधन 100 है, मिश्रधन 200 है, तो ब्याज कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा? आर बराबर आपको गुरु जी 100/12%। ये तो आया, मैंने नहीं सोल्व किया, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। अभी अगली कंडीशन आपसे क्या चाहता है? अगली कंडीशन आपसे ये चाहता है कि मूलधन 100 रुपए है, कितने वर्षों में तिगुनी हो जाती है? तिगुनी, इसका मतलब 300 हो जाती है। और ये क्या है? अमाउंट। आर, आर आपकी 100/12% है ही, टी आपको ज्ञात करना है। आर टी बराबर, तो 100/12 इंटू टी बराबर, आर टी बराबर ब्याज। विसर्जन 300 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज कितना होगा? 200। 100 से काटो 2 बार, टी बराबर, ये कर दो ऐसे, टी बराबर कितना? 12 दुए 24 वर्ष, 24। तो आपका 11 में क्या रहेगा? 3 नंबर विकल्प राइट रहेगा। चलो आगे, चलो आओ। 15,625 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? सीआई पूछा है। देखो, आसान तरीके से करेंगे। 16% तिमाही है, तो दर तो क्या होगी भाई? 3 3 माह के हिसाब से, 3 + 3 + 3, तो समय तो 4 गुना हो जाएगा, यानी इंटू 4, यानी 36 माह है, यानी कितना? 3 वर्ष। और दर क्या होगी? 16/4 बराबर कितनी हो जाएगी? 4%। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि 15,625 रुपए ये तो मूलधन है। क्या है? मूलधन है। मूलधन है जो कि 100% बराबर होता है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का एक तरीका तो ये है कि मिश्रधन बराबर, भाई क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + R/100 की पावर कितना? टी, और ब्याज निकालना है, तो इसमें से क्या करोगे? ये करोगे, ऐसे ही तो होता है मिश्रधन माइनस। एक अपन और सीधे तरीके से करेंगे, आओ देखो। अब देखिए, आपको क्या निकालना है? सीआई रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? सीआई रेट। और कितने? 3 वर्ष की। तो देखो, 4, 16 और 64। ऐसे करते हैं, आर आर स्क्वायर और आर क्यूब। हम करते हैं 3 3 1 से गुणा, तो ये तो आया आपका 64, ये आ गया 16 × 3 = 48, ये आ गया 4 × 3। कोई किसी तरीके से कुछ भी नहीं है, मतलब दो दो डिजिट ही है, दो ही दो ही दो ही, तो बोलो क्या हो जाएगा? रेट आ गई आपकी 12.4864%। इसका मान चाहिए। अब आप कहते हो गुरुजी 100% बराबर है ना? क्या 100% बराबर? 100% बराबर कितना है? 15,625। और हमें क्या निकालना है? सीआई यानी ब्याज निकालना है। 12.4864 की परसेंट की रेट निकालनी। तो 1% बराबर निकालूंगा तो क्या होगा? 15,625/100, 1% का मान। और इसका निकालना है तो ये लो 12.4864, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सर कैलकुलेशन तो बड़ी होगी, निकालेंगे। देखो, दशमलव हटाया, बटे में 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, कोई बात नहीं। अब देखो, सिर्फ काटने का कार्य स्टार्ट करो, काटेंगे। ये लिख देता हूँ ब्लैक पेन से बार के लिए। अब देखो, काटो, 4 से काटो पहले, या 25 से यहाँ कट रहा है क्या? देखो, 25 से यहाँ कट रहा है, चलो काटते हैं। 25 6 150, बच्चा 6 62, 25 2 50, 12 बचा 25, 25 5 100, और 25 से काट दिया 4 बार। ये 25 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 25 400 बार कट गया, 25 25 625, फिर 25 बार दोबारा कट गया, 25 1 25,
15, 25 से 100। अब देखो 4 से इसको काटता हूँ, 4 3 12 और 12 4 48, 4 1 4 कट गए। 4 3 12, 12 4 48। ठीक है, अब देखो, अब 16 से ये कट जाएगा क्या? फिर 4 से चलो एक बार और काट दो, कट रहा है तो क्या दिक्कत है। 4 से काटो 4 बार, और 4 से इसको काटूंगा, 7 4 28, 32, 8 4 32, 16। अब देखो 4 से और कट रहा है क्या, यानी 7804 बटे 4, 19 4 76, 2 बचा 20, 5 4 1, 1951 रुपये। कहाँ कैलकुलेशन टफ है बताओ मुझे, 1951 रुपये सीधा सीधा कट गया बस, कोई ज्यादा माथा पड़ी की क्या। और आपको पहले लग रहा है पॉइंट में दशमलव में, तो कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है यदि आप तरीके से करते हो। चलो आगे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिएगा। एक निश्चित राशि 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, तो देखो बड़ा आसान है। 5% समय कितना है, 2 वर्ष। यदि आप इसकी एसआई रेट निकालते हो तो भाई 5% है 2 वर्ष के लिए, तो 5 + 5 यानी 10% हो गई। सीआई रेट निकालते हो तो क्या करोगे, आर आर स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। 5 और 5 का स्क्वायर कितना, 25, और इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 1 से करते हैं, तो ये 5 2 10 हो गया, आगे 25 आ रहा, 10.25%। ये क्या हो गई, सीआई रेट। अब ये क्या कह रहा है आपसे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर का अंतर 10% और 10.25 के अंतर क्या होगा, 0.25%। यही तो आया अंतर, यही आया अंतर। अंतर दे रखा है 25 रुपए, तो आप मुझे बताओ अंतर रखोगे 0.25% बराबर कितना, 25। 1% करोगे तो बोलो क्या हो जाए, 25 के बटे में 0.25, दशमलव हटाया 100, इसका मतलब 1% का मान 100 आ गया। क्या कह रहा है, राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन क्या होता है भाई, मूलधन 100% होता है, तो 1% के बराबर 100, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। आंसर आ जाएगा ये। बड़ा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। 13 में आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर का विकल्प। चलो आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सी बिनों का सही अवरोही क्रम, अब सुनो, अवरोही क्रम मतलब घटता। ठीक है, आपको दो चीजें पूछेगा, एक तो अवरोही, ठीक है, इसका मतलब है घटता क्रम। घटता क्रम ध्यान रखना, बड़े से छोटा, ये पहले बड़ा है फिर छोटा है तभी तो घटेगा भाई, धीरे 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 कम होता जाएगा, बड़े से छोटा जाएगा। एक होता है आरोही क्रम, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या होगा, छोटे से, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े मान की तरफ जाएगा तभी तो होगा। और फिर भी भाई दिमाग काम नहीं करे तो नाम बड़ा अवरोही तो बड़े से छोटा, नाम छोटा अवरोही तो पहले छोटे से, इंग्लिश में आरोही असेंडिंग क्रम, अवरोही डिसेंडिंग। अब देखो, अब बात ये आती है कि सर ये इस तरीके की वैल्यू पुटअप की हुई है, कैसे सोल्व करें। पहली बात भाई 10 10 कर दो इसको, ठीक है। ऐसी जब संख्या आती है छोटी छोटी ना, ज्यादा माथा पड़ी मत किया करो, कोई रूल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कर दिया ना, इसका मतलब इसका मान आ रहा है 5, 10 में 2 का भाग दिया 5, इसका मान आ रहा है 4, 5 4 20, इसका मान आएगा 7.7428, 7.5, और इसका मान आएगा 6.666, यही तो है। इसका मतलब ये कह रहा है अवरोही सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी तो भाई 3/4 होगी। 3/4 पहले है क्या, 3/4 इसमें है, इसमें इसमें, सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर की ये, फिर सेकंड पे आएगी ये 2/3, 2/3, बस आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हो गए, फर्स्ट और सेकंड देख लिया, 14 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आइए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या जिन्हें दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और वो भी दो भिन्न प्रकारों से। अब जैसे एक तो लिख सकते हैं a की क्यूब प्लस 12 की क्यूब, ये भी क्या होता है 1728 प्लस 1 1729। एक होता है 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब, ये दो, 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब, ये वैल्यू जो आनी है इन दोनों को आप अलग तरीके से लिखेंगे 1729। ठीक है, और एक बात और कहानी बताई हुई है कि ये संख्याएं कौन सी है, इन संख्याओं को रामानुज हार्डी संख्या कहते हैं।
जब रामानुज बीमार हुआ तो ऑटो के नंबर देख के ये बोला 1729 एक ऐसी संख्या है, बीमारी में काम खोपड़ा काम कर गया और आपकी थोड़ी जुकाम हो जाए ना तो कहते हैं दिमाग नहीं चलता। ठीक है, बिस्तर पे पड़ा आदमी हूँ, लेटे लेटे यूं बता दिया कि 1729 तो एक ऐसी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, वो भी भिन्न भिन्न। ठीक है, तो 15 के अंदर एक होगा, जो कि ये पेपर के अंदर रीड 2025 में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया था। चलो आगे आओ। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/7 है। बहिष्कोण यानी इंटरनल, और ये दे रखा है, सॉरी, बहिष्कोण एक्सटर्नल और इंटरनल, अंतःकोण का 2/7 है, इसका मतलब ये 2 है और ये 7 है। और वैसे भी देख लो इसका कितना, इसका 2/7, तो 7 का 2/7 कितना होता है, 2 ही तो होता है। ऐसे भी कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं, दीदी कई बार दिमाग काम नहीं करे। अब एक बात आओ, आपने देखा है चूंकि क्या होता है भाई, ऐसे ही पढ़ते हैं ना 9वीं 10वीं, चूंकि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 और 7 9 यूनिट बराबर 180 डिग्री, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 20 डिग्री। तो आप कहेंगे गुरुजी हमें एक बात समझ में आ गई, ये कितना है 140 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री। अब आपको कह रहा है उसकी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालनी है, किसकी, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में बहिष्कोण का भाग दे दो, वो है 40 डिग्री, बराबर आ जाएगा 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 में क्या रहेगा, 4 नंबर का आपका राइट आंसर रहेगा। चलें अगले क्वेश्चन में आओ। दी गई आकृति में, अब यहां से पेपर के अंदर बड़ा कंसेप्ट आता है और प्रत्येक पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन टपक जाता है। दी गई आकृति में यदि कोण x माइनस वाई ये अपने को दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करो। ये बात आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, पेपर में, पेपर में, पेपर में यह कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। कौन सा, कि ये कोण 120 डिग्री है तो कोण x प्लस वाई, कोण x प्लस कोण y बराबर कितना भी 120। ये कॉन्सेप्ट पेपर में पक्का आएगा भाई, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कॉन्सेप्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनर इससे बचकर नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो दिया हुआ है वहां क्या दिया हुआ है, कोण x माइनस कोण y बराबर 10 डिग्री। अब ज्यादा माथापड़ी क्यों करो, योग ही कर दो ना, ये तो कट जाएगा, ये 130 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया 2 कोण x, 2 कोण x, 2 कोण x, कोण x बराबर कितना जाए 65 डिग्री, और कोण y बराबर पूछ ले तो, कोण y बराबर पूछ ले तो ये 65 है, तो 65 75 55 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, कोण x 65 डिग्री, 2 हो जाएगा 17 में 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आराम से क्वेश्चन आएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हो भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 3 है इंटू 3 है, जो कि 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, 18 में होगा 1। चलो आगे आइए, दिए गए वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। वर्त की परिधि और क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन संख्यात्मक मान बराबर है, क्योंकि वर्त की परिधि किस में होगी, इकाई में होगी सीधी, जबकि क्षेत्रफल होगा वो वर्ग इकाई में होगा। ठीक है, परिधि क्या होती है 2πr, बराबर क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसके लिए व्यास पूछ रहा है आपसे, 2r पूछ रहा है, तो आप यहां से कुछ ना कुछ निकालो ना, पाई पाई काट दिया, r से एक r कट गया, तो 2 बराबर r। इसका r का मान 2 है, ये पूछ रहा है आपसे, तो 2 r का मान 2 निकाल दिया, 2 इंटू 2 4 इकाई, आंसर 4 इकाई, ये ऑप्शन 2 में है। इसमें क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। आराम से स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट लो या शॉट लो। एक वर्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वर्ताकार मैदान की त्रिज्या। अब ये कितने चक्कर लगा रहा है भाई? 7 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में तय दूरी वर्त की परिधि होगी। एक चक्कर 1540/7 का भाग दे दूं, आपको गुरु जी 7 दुए 14, फिर 7 दुए 14, ये 220 मीटर आ गई। मैं कहूँ बिल्कुल आ गई भी। इसका मतलब एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है? 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 लिख दूं, आर का मान लिख दूं 220, और मुझे पूछा क्या गया है? मुझे आर का ही मान पूछा है। तो 22 से काटा 10 बार, 2 से काटा 5 बार, आर बराबर क्या आ जाएगा? 7 × 5 बराबर 35। और किस में है? मीटर में है, तो मीटर में लगा दो। 35 मीटर। 20 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो आगे आओ। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इसका मतलब इन तीनों का जो आयतन है वो क्या होना है? एक घन के आयतन के बराबर। अब आपको गुरुजी घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अरे भाई आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ठीक है। और किसका? घन का यही होता है। अब आप मुझे बताओ, 3 की क्यूब करोगे 27 आया, 4 की क्यूब करोगे कितना आया? 64 आया, 5 की क्यूब करोगे 125 आया। ये एक में मर्ज करना है, तो 7 4 11 5 16 को 6 1, 12 6 18 2 20 1 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये एक घन के भुज बराबर है। तो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है किसी नए घन का आयतन बराबर 216। भुजा बराबर क्या आ गई? 6 आ गई। 6 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर, तो नए घन की भुजा क्या होगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो आगे, आराम से स्क्रीनशॉट लो। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ। दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात। इसका मतलब ऊंचाइयां हैं तो H1 और H2 का अनुपात दे रखा है। आयतन क्या है? बराबर है, ये लिखा है इसने। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। इसका मतलब ये आपसे चाहता है कि R1/R2 निकालो। यही तो आपसे पूछ रहा है भाई रे, ये पूछ रहा है। आयतन क्या है? इनके बराबर है बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R1² H1 कर दूं, और इधर क्या कर दूं? पाई R2² और H2 कर दूं। तो यही करना पड़ेगा मुझे तो। अब क्या है? अब आप कहोगे गुरुजी पाई से पाई काट दो। आपको क्या चाहिए? R1/R2, तो इसको लेके आओ इधर। R1² बटे R2²। तो इधर ये H2 है, H2 के बटे में क्या चला गया? H1। आपको R1² और R2² का मान नहीं चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? H2/H1। H2/H1 का मान पता है क्या? H1/H2 का मान तो 1/3 है, लेकिन H2/H1 का 3/1 रहेगा। इसको और आगे सरल करते हो तो √3 तो अंदर रहेगा रहेगा, एक बार आ जाएगा। तो √3:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो 22 में 2 है। चलूंगा आगे। आइए अगला क्वेश्चन। 2 मीटर और 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के एक पानी का टैंक है। नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय। इसका मतलब ये आयतन दिया है, ये पूरा भरना है, तो इसका जो आयतन है वो क्या होगा भाई? वॉल्यूम क्या होगा इसका? आपको गुरु जी 2 × 1.5 × 1 मीटर में है, तो 1.5 × 2 3, 3 × 1 3, 3 मीटर क्यूब। यही तो आया। 3 मीटर क्यूब, यही तो आया। अब आप कहोगे गुरुजी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इसमें क्या हो गया? यानी इसमें हो गया 3000 लीटर। 3000 लीटर पानी आना है। अब ये क्या कहता है? 20 लीटर प्रति मिनट में, तो मिनट मिनट कितनी होंगी? आप कहोगे गुरुजी टोटल तो अपने टैंक में 3000 लीटर पानी आना है, 1 मिनट में 20 लीटर पानी आता है, तो 20 का भाग दे दो ना, मिनट आ जाएंगे टोटल। अब आपको गुरुजी 1 0 से 1 0 काट दिया, इसका मतलब 150 मिनट में भरेगा। 150 मिनट में ये जो टैंक है ये पूरा भर जाएगा। 150 मिनट को क्या लिख सकते हो भाई? 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो आपको गुरुजी 2 घंटा 30 मिनट हो गया। 2 घंटा 30 मिनट, जो कि आपका राइट आंसर ये रहेगा। 23 में 4 हो गया। चलो आगे। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों से निकाली माध्यिका होगी। अब देखो सुनो,
डायरेक्ट यदि माध्यिका आपसे पूछता है तो आप क्या करते हो, आप लोग यही करते हो कि गुरुजी यदि एफ नहीं दी होती है तो आप डायरेक्ट बीच का निकाल देते हो, या एफ दी है तो आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी। सी एफ निकालो, 4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 4 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितने हुए 23, 23 और 3 कितने हो गए 26, 26/2 बराबर 13। 13 से 13 या 13 से ठीक बड़ी क्या है, ये है, यही तो है सी एफ। बोलो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आपकी आंसर 24 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से बढ़िया तरीके से करने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी। दिया हुआ है कि माध्य का अंक 23 है। अब सुनो, ये ज्ञात करनी है आपको, तो मैं एक्स ले लूं इसको, छात्रों की संख्या यानी एफ दे रखी है, ठीक है। यहां से मैं सी एफ निकालना स्टार्ट करता हूं, पहले इसी में कर देता हूं, सी एफ निकालता हूं मैं, कलर दूसरा ले, ये 5 रहेगी, ये 5 8 13 हो जाएगी, 13 10 ये कितने हो जाएगी 23 हो जाएगी, और ये एक्स जोड़ेंगे 23 प्लस एक्स हो जाएगी, और ये 23 3 26, 26 प्लस एक्स हो जाएगी। आपको चुनना क्या है, आपको जो चुनना है, ये कह रहा है माध्यिका 23 है, इसका मतलब इसके बीच आनी है, तो आपको तो यही चुनना पड़ेगा, सीधी बात है। अरे यही चुनना पड़ेगा, और कौन सा चुनोगे, यही आपको चुनना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, ये एल होगी, सूत्र पहले पहले सूत्र लिख दूं, माध्यिका बराबर यानी मीडियन बराबर क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे क्या आएगा भाई, इंटू तो क्या आना है एच आना है, n/2 बटे सी एफ इंटू क्या आना है एच बटे क्या आएगा एफ, यही आना है। एल का मान हो गया n/2, यानी n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू है 26 प्लस एक्स, टोटल यही है। सी एफ क्या रहेगी, आपको गुरु जी सी एफ ये रहेगी, एफ क्या रहेगा 10 रहेगा, एच क्या रहेगा, एच क्या रहेगा 10 रहेगा, यही तो आना है। अब सुनो करते हैं, सोल्व आ जाओ। माध्यिका दी हुई है आपको 23 बराबर एल का मान कितना आ गया, एल का मान गुरुजी 20 आ गया, प्लस n/2 का मान कितना है 26 प्लस एक्स एन का मान है बटे 2 माइनस क्या आया है 13 बटे एफ कितना है 10 है इंटू एच 10 है। हो गया ना काम तमाम, ये काट दिया, ये 20 इधर 23 में से घटेगा 3 आ गया बराबर, ये का ये आ गया डायरेक्ट 26 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 13, माइनस 13 को इधर ले आता हूं तो क्या रहेगा 16 बराबर 26 प्लस एक्स बटे 2। अब क्या होगा 16 2 32 हो जाएगा, 32 बराबर 26 प्लस एक्स, 26 इधर आएगा, एक्स बराबर क्या आ गया 6, एक्स बराबर क्या आ गया 6, जो कि आपका राइट आंसर ये है। 25 में क्या रहेगा 2 नंबर आपका राइट विकल्प रहेगा। चलो आगे आइए, दिए गए आंकड़ों, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है आराम से लो, बाकी पीडीएफ भी आपको डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल रही है, ठीक है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर, तो बहुलक और माध्य का अंतर, एक बात आपको बड़ी ताजुब के साथ मेरी बताई हुई है, वो क्या बताई हुई है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसको अपने दिमाग में सेट ऐसे जो मैंने लिखा है ना वैसे लिखना है कि 3 माइनस 2 बराबर 1, ये इसका 1 का गुणांक है। सबसे पहले माध्य पढ़ते हैं, फिर माध्यिका, फिर बहुलक पढ़ते हैं, ऐसे याद रखो, माध्य माध्यिका बहुलक, या फिर ऐसे लिखो उल्टा बहुलक माध्यिका माध्य, ऐसे याद रखा करो, ठीक है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर, ऐसे एक मतलब याद करने का तरीका है कि आप बार बार गलत नहीं करोगे, अदरवाइज तो आप क्या करोगे कभी प्लस कर दोगे कभी माइनस कर दोगे, ऐसे हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये हो गया फिक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो नीचे वाला याद करने का तरीका बताया, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर के अंदर, यहां से ये कॉन्सेप्ट लागू तो होगा। अब लागू कैसे होगा वो सुनिएगा जरा, ये कह रहा है कि माध्यिका और माध्य, माध्यिका और माध्य का अंतर दे रहा है। अब माध्यिका और माध्य का अंतर देने का मतलब,
आप एक काम करो, एक माध्यिका इधर ले आओगे ना, एक माध्यिका पकड़ के ले आओगे इधर। गुरुजी हम तो सिर्फ केवल क्या बहुलक और माध्यिका ले आए, तो हमारे क्या बच गया भाई, इससे ये होगा बहुलक बराबर एक माध्यिका पकड़ के इधर माइनस कर दिया ना, तो दो माध्यिका ही तो बची, दो कॉमन ले लिया, क्योंकि दो माध्यिका है दो ही माध्य, तो कॉमन आ गया, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। माध्यिका माइनस माध्य जो दिया हुआ है वो आपको इस कॉन्सेप्ट में बनाना पड़ेगा। कई बार एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये बट्टे में दे दिया, ये कोई बट्टे में इधर इस तरीके से बटा करके दे दिया, तो वो आपका उसका उल्टा सोल्व कर दे तो भी आप कर देते। अब सुनो क्या है, अब बात यह है कि बहुलक माइनस माध्यिका आपको दिया है, ठीक है। अब बहुलक माइनस माध्यिका आपको दिया है तो बराबर दो, आपने कर लिया कि बहुलक माइनस माध्यिका बराबर दो माध्यिका माइनस माध्य, आपको माध्यिका माइनस माध्य दिया है, ठीक है। फिर पूछा क्या है बहुलक और माध्यिका का अंतर, तो आ ही गया ना, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बराबर क्या जाए, दो माध्यिका और माइनस माध्य का अंतर 12 दे रखा है, 2 इंटू 12 बराबर 24, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया तुरंत, फटाक दे। 26 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो चलो आगे आओ। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा है 30 की पावर -5, 30 की पावर -5 लिखा है, 5 की पावर 12 लिखा है, 625 बटे में 6 की पावर -5 लिखा है। अब एक काम करो, माइनस है ना जो घात उसको प्लस में बनाओ, तो एक काम करो, ये 625 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 25, 25 25 25 होता है। अब एक काम करेंगे, इसको तो ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं, देखो ऊपर है 5 की पावर 12, इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। 30 की पावर 5 -5 है, इसको नीचे ले आओ ताकि ये 30 की पावर 5 बन जाए। 6 की पावर -5 है, इसको ऊपर ले जाओ ताकि 6 की पावर +5 बन जाए। ये 5 की पावर 4, 625 को ले जाने, मतलब इसको तो मैं नीचे लेके आ गया और इसको ऊपर ले गया, बाकी सेम जगह है। अब करना क्या पड़ेगा, अब वापस पंगा ये रह गया कि सर इसको भी चेंज करो। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 6 की पावर 5, या फिर मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिखो 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 12 ऊपर है नो डाउट, नीचे क्या है 5 की पावर 4 है, फिर ये क्या है 5 की पावर 5 है और 6 की पावर 5 ऐसे ही तो है। अब आप कहोगे गुरुजी 6 की पावर 5 ये कट गया, ऊपर क्या है 5 की पावर 12, अच्छा नीचे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 है, तो आधार 5 है ना, तो 4 और 5 जुड़ गए 5 की पावर 9। अब ये 5 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो 12 में से 9 घटा देंगे तो 5 की पावर क्या बचेगी 3, ये आपका आंसर आ गया। 5 की पावर 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125 ही तो होता है भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आना 125। तो 28 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। चलो आगे आओ, बहुपद 4√3 x² + 5x - 2√3 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो गुणनखंड ज्ञात करने वाला ये है कि ऐसी दो संख्याएं, ठीक है। अब सुनो इधर लिख देता हूं इसको, 4√3 x² + 5x - 2√3 गुणनखंड ज्ञात करने, तो इसका गुणा करेंगे तो 4 2 8 आया, भाई माइनस आना चाहिए एक तो, ठीक है भाई। गुणा करने का तरीका क्या है कि एक तो माइनस आए, भाई इन दोनों को गुणा करके देखो पहले तो 4 2 8 आ गया, √3 × √3 24 आ गया क्या, 24x² आना चाहिए, और ये प्लस का 5x आना चाहिए, योग या घटाव करें तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इसको लिख सकता हूं 8x - का प्लस का 3x, ये घटाऊंगा तो क्या आएगा, नहीं सॉरी प्लस का ये माइनस का, ऐसे लिख सकता हूं इसको 8x - 3x, घटाऊंगा तो प्लस का 5x बचेगा और गुणा करूं तो 8 3 24x आ जाएगा, बिल्कुल कर दिया ना। 4√3 x² + 8x - 3x और -2√3 बराबर 0, ऐसे तो फैक्टर निकलने, ठीक है। अब देखो इसमें से ले कॉमन, क्या आ सकता है इसमें कॉमन, 4x आ सकता है, 4x, तो यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, और x² में से x कॉमन ले लिया, ये लो +2 बचेगा, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लूं, और क्या ले लूं
रूट 3 ले लूँ क्या? क्योंकि ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट तीन एक्स, रूट 3 ले लूँ और एक्स रूट 3 ही ले पाऊंगा, एक ही एक्स तो नहीं ले पाऊंगा। तो क्या बचा यहाँ पे, रूट 3 एक्स, और ये क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0, ऐसे आएगा। तो अब आपके बन गए ना यहाँ पे फैक्टर, एक तो फैक्टर ये बन गया रूट 3 एक्स + 2, एक ये बन गया 4x - रूट 3। ये देखो आपकी किस में, रूट 3 एक्स + 2, रूट 3 एक्स + 2, रूट 3 ये है ही नहीं, और 4x - रूट 3 हो गया आपका 2 नंबर। 29 में क्या रहेगा, राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे अगला क्वेश्चन। यदि x + 1/x बराबर 2 और स्क्वायर पूछ रहा है आगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे 4 और फिर -2 घटाना है। यदि यहाँ माइनस होता तो +2 करते, 4 - 2 बराबर 2। अब यहाँ पे कोई बड़ी संख्या भी आ सकते, जैसे ऐसे आ जाता x + 1/x बराबर 80, तो आपसे पूछ लेता कि x² + 1/x² बताओ, तो कमेंट बॉक्स में बताना, और आंसर बताना है आपको ऐसे कि 30 में ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, चलो आगे आओ। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नाम मात्र शुल्क 50 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपके साथ बढ़िया तरीके से जुड़ के शानदार तैयारी आपको करवाएंगे। ये टॉपिक वाइज वाली है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर टॉपिक वाइज वाली, इसके अंदर टेस्ट हैं कितने, 35 तो नहीं है, अब टेस्ट इसके अंदर 20 ही है, ठीक है ना, 700% है। जो ये तो आपके 20-21 रुपए की है, ये आपके 50 रुपए की है। ये हमारी सारी किताबें जो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ये आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है। साथ में साइंस साजिद सर पढ़ाते हैं और मैथ्स में पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स और साइंस का कॉम्बो कोर्स इजी साइंस एप्लीकेशन पे चलता है। ओनली मैथ्स का कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे चलता है। ओनली साइंस और साइंस मैथ दोनों का कोर्स लें तो इजी साइंस एप्लीकेशन भी पढ़ो आराम से। और ओनली मैथमेटिक्स की बात करें तो मेरा कोर्स यहाँ पे चलता है, तो ये कोर्स आपको यहाँ उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन नंबर है 9812398103, मेरे हेल्पलाइन है, कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि शब्द कैरिकुलम पाठ्यक्रम की उत्पत्ति, तो राइट आंसर रहेगा इसका लैटिन भाषा से। किससे रहेगा, लैटिन भाषा से रहेगा। अगला क्वेश्चन, खोज विधि का प्रतिपादक कौन है, आप कहेंगे सर आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे आ सकता है इसका, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, खोज विधि कह सकते हैं इसे, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं, या फिर इसको अनुसंधान विधि भी कई बार बोल देगा। क्या बोल देगा, अनुसंधान विधि भी इसको कई बार बोल देगा। दूसरी बात, ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोल देगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, ह्यूरिस्टिक शब्द किससे बना है, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा से बना है। ह्यूरिस्टिक किससे बना है, ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, जिसके अंदर आप चर्चा करते हो ना कई बार, आई डिस्कवर, ये डिस्कवर बाइक नहीं है, मैं खोज करता हूं या मैं खोजता हूं। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड, जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो किससे बना है, ग्रीक भाषा से या यूनानी भाषा से। खोज विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, एक बार पेपर के अंदर ऐसे पूछ लिया था, H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग या H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये ए और ई का इतना ही फर्क था, तो ये नहीं था, ये था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे अगला। दो दशमलव संख्याओं का गुणन, जैसे 0.4 इंटू 0.2 को क्या लिखते हो, 0.8 या 0.8, 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए डाइनेस्ट ब्लॉक महत्वपूर्ण होता है। बोलो क्या होता है, डाइनेस्ट ब्लॉक होता है, जिससे क्या होता है, दशमलव संख्याओं की जो संकल्पना होती है वो समझाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियां, इंपोर्टेंट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछेगा इसमें, यदि ब्लूम की बात करें ना, तो ब्लूम BS ब्लूम की बात कर रहा है। ठीक है, इसने कितने बताए थे, 6 बताए थे। और वैसे यदि बात करें तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक की बात करते हैं। सबसे पहले किस पक्ष की बात करें, कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष की। संज्ञानात्मक पक्ष में मैं आपको हमेशा जो बताता हूं, मैं नीचे से बताता हूं, निम्नतम स्तर, फिर बाद में उच्चतम स्तर, इस तरीके से। तो सबसे नीचे जो आता है वो होता है ज्ञान, नॉलेज, 1 नंबर पे। नॉलेज के बाद आता है आपका अवबोध, अवबोध, अवबोध के बाद ज्ञान,
अवबोध, फिर आता है आपका अनुप्रयोग। बोलो क्या आता है? अनुप्रयोग आता है, अनुप्रयोग। फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अब यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो बता दूं। आपसे पूछ लेगा निम्नतम स्तर, निम्नतम। आपसे पूछ लेगा उच्चतम। और अब मैं तो कहता हूं दूसरा उच्चतम और दूसरा निम्नतम पूछेगा आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं है कि बताओ बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के का दूसरा निम्नतम पद कौन सा है, तो आपसे पूछेगा अवबोध। या फिर ऐसे कह देगा निम्नतम कौन सा है कि बीएस ब्लूम के अनुसार दिए गए विकल्प, ठीक है, विकल्पों के अनुसार निम्नतम कौन सा है। तो ये नहीं देगा और आपको अवबोध दे देगा, तो आपसे ये भी पूछ ले भाई उस ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो ज्ञान ऑप्शन भी नहीं तो अवबोध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से है ज्ञान। आपको बीएस ब्लूम के 6 के 6 याद होने चाहिए। और एक दूसरी बात, भावात्मक पक्ष के भी आपको याद करना है। सबसे पहला कौन सा है? आग्रहण अनुक्रिया, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर क्या बनेगा? सही क्रम तो सबसे पहले ज्ञान आता है, ज्ञान, ज्ञान, अवबोध, अवबोध, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण। अच्छा, 3 नंबर हो गया ना, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसमें संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन कर दिया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि विश्लेषण संश्लेषण में होता है ना, पहले विश्लेषण ही होगा और फिर बाद में संश्लेषण होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे किसको? ठीक है, पहले विश्लेषण होगा। 34 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर विकल्प रहेगा। अगला, कौन सी मूल्यांकन प्राविधि नहीं है? तो मूल्यांकन प्राविधि की बात करें तो 2 प्राविधि पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कौन सी? मात्रात्मक, और एक पढ़ते हैं गुणात्मक। और यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखी सारी गुणात्मक ही दे रखी है। तो चेकलिस्ट भी होती है, प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार भी होता है, लेकिन तैयारी नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाए? नहीं है, इसका मतलब ये है तैयारी नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं कि कोई समस्या आती है तो 9812398103। लेकिन मैं आपको लास्ट एक बात आप मेरी गौर से सुनिएगा, मैं आपका 1 मिनट का समय ले रहा हूँ। जब आपको इतने समय तक पढ़ा है तो आपका 1 ही मिनट का तो आपका समय ले रहा हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कभी मत भूलिएगा। चीज़ों को बढ़िया तरीके से, जो आपको ईमानदारी तरीके से जो आदमी पढ़ाए ना, शानदार तरीके से पढ़ डालो, चाहे वो मैं हो चाहे वो कोई और हो। इस समय है, 1 महीने का आपके पास समय बचा है। ठीक है, लगभग आपके 1 महीने ही। और वैसे यदि मैं कह दूं कि भी मान लो 40 दिन, मान लो 37-38 दिन, मान लो, जी जान लगा दो, बढ़िया तरीके से करो ना। मेरी बातें सुनो, अब इससे आगे यदि मैं सुनाऊं तो भी वीडियो को छोड़ो और चले जाओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहें, पढ़ाई मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।